वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 14। यदि आपने पहले वाले 13 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे इन वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप हमारे इन वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत सारे नए कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम के अंदर 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको हमारे सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं जो फिजिक्स के मॉक टेस्ट होते हैं उनकी PDF फाइल मिल जाएगी। तो आप आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो आप इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। यदि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता हो तथा ई विद्युत क्षेत्र हो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा होगी। यानी दोस्तों हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा घनत्व होते हैं उसका फॉर्मूला होता है। यानी विद्युत ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो दोस्तों ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है कि एकांक आयतन की ऊर्जा, यानी ऊर्जा हमारा होता है ऊर्जा बटे आयतन, यानी ऊर्जा बटे आयतन होता है वही हमारा ऊर्जा घनत्व होता है। तो इसका जो फॉर्मूला, यदि इसकी विमा अपन निकालेंगे तो यदि ऊर्जा के अंदर आयतन की विमा का से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इस फॉर्मूले की विमा निकल कर आ जाएगी, यानी विद्युत ऊर्जा घनत्व की विमा निकल कर आ जाएगी। तो ऊर्जा की विमा होती है m1L2T-2। इसके अंदर अपन आयतन की विमा L3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी यह विमा निकल कर आएगी m1L-1T-2। तो यह विमा हो जाएगी हमारी इस फॉर्मूले की, यानी विद्युत ऊर्जा घनत्व की जो विमा होगी वो होगी m1L-1T-2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कोण यानी फाई कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा। यानी दोस्तों यदि हमें दिया हुआ है यानी कि विद्युत वाहक बल और यानी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है I और V, उसके मध्य जो कलांतर दिया हुआ है हमें फाई दिया हुआ है। तो जो शक्ति गुणांक होता है वो दोस्तों याद रखना कोस फाई होता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है कोस फाई। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी प्रक्षेप्य को समय t पर ऊंचाई y यानी ऊंचाई y तथा क्षैतिज तल की अनुदिश दूरी x क्रमशः y = 8t-5t² तथा x = 6t है, जहां t सेकंड में तथा दूरी मीटर में हो तो प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण वेग। यानी दोस्तों हमें प्रक्षेप्य गति की जो y अक्ष के अनुदिश दूरी ऊंचाई है वह दी हुई है और जो x के अनुदिश जो दूरी है कितनी दूरी तय की करता है समय के सापेक्ष, यानी समय के संबंध में वह दिया हुआ है। और हमें प्रक्षेपण वेग यानी इसको कितने की वेलोसिटी से फेंका जाता है यानी प्रक्षेपण वेग वह हमें निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन y अक्ष के अनुदिश वेग निकालेंगे, फिर x अक्ष के अनुदिश वेलोसिटी निकालेंगे, उसका परिणाम निकालने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन vy का मान निकालेंगे यानी y अक्ष के अनुदिश वेग। तो ये हमारा हो जाएगा dy/dt, यानी y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 - 10t। और दोस्तों इसी प्रकार से v x यानी x अक्ष के अनुदिश वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा dx/dt, यानी हो जाएगा 6, यानी 6t का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो हमारा हो जाएगा 6। दोस्तों हमें प्रक्षेपण वेग निकालना है, प्रक्षेपण यानी उसको किस वेग से फेंका जाता है। तो हम जानते हैं फेंकते समय यानी t बराबर 0 होता है, यानी तो t बराबर 0 रखेंगे तो vy का मान t बराबर 0 पर हो जाएगा 8 और vx का मान हो जाएगा हमारा 6। यानी y अक्ष के अनुदिश वेलोसिटी है 6 y और y अक्ष के अनुदिश है वेलोसिटी 8 है। यानी दोस्तों दो सदिश यदि लंबवत हो तो उसका परिणामी हम जानते हैं होता है a² + b² का रूट। तो हमारा जो परिणामी वेग हो जाएगा वो हो जाएगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो यानी vx का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 और vy यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, यानी यह बराबर हो जाएगा √100 के। तो इसका √100 का रूट करेंगे तो प्राप्त होगा 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरल आवर्ती गति कर रहे कण के विस्थापन तथा वेग में कलांतर रेडियन में होगा। दोस्तों सरल आवर्त गति के अंदर विस्थापन और वेग के अंदर में कलांतर पूछा है कितना होता है। तो हम जानते हैं सरल आवर्त गति के अंदर जो विस्थापन का इक्वेशन होता है वो होता है हमारा a0 sin ω t
और यदि इसे अपन वेग प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा हमारा dx/dt, यानी वेग होता है dx/dt के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा ए नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी, यानी इसका उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे आ रहा है यहाँ पर साइन और इसके अंदर अंदर आ रहा है कोस। तो हम जानते हैं यदि कोस को साइन में परिवर्तित करेंगे या साइन को कोस में परिवर्तित करेंगे तो कलांतर होता है वो हमारा π/2 होता है, यानी कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए नोट ओमेगा, यानी कि कोस को साइन में लिखेंगे तो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। यानी इनका जो कलांतर आ रहा है यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर π/2 माइनस ओमेगा टी, यानी कलांतर आ रहा है π/2 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सरल आवर्त गति के अंदर विस्थापन और वेग के अंदर जो कलांतर होता है वो होता है π/2 का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो हमें यांत्रिक ऊर्जा पूछी है। सभी क्षण नियत होगी, शुरुआत में अधिकतम होगी, शुरुआत में कम होगी। तो दोस्तों याद रखना जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किसी वस्तु की सभी क्षण पर नियत होती है, क्योंकि जो परिवर्तित होती है वो उसकी एक तो गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है और स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि यदि कोई वेलोसिटी नीचे आ रही है संतुलतापूर्वक तो उसके जो अंदर त्वरण होता है वो होता है जी, तो उसके कारण उसकी वेलोसिटी में रेगुलर यानी चेंज होता है, यानी वृद्धि होती है, इंक्रीज होता जाता है। इसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसके मान में यानी कि है इंक्रीज होगा, यानी कि वृद्धि होगी। और बल्कि जो स्थिति ऊर्जा है यूँ वह एच के समानुपाती होती है, यानी mgh के समानुपाती होती है। जैसे जैसे हाइट कम होगी जो हमारी स्थिति ऊर्जा होती है उसके मान में कमी होगी, यानी डिक्रीज होगा। तो दोस्तों जितना मान स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगा उतना ही मान जितना मान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा उतना ही मान स्थिति ऊर्जा का कम हो जाएगा। यानी जो टोटल हमारी यांत्रिक ऊर्जा होगी यानी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो इन दोनों की योग के बराबर होती है, यानी कि इसका मान नियत होगा। यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका कम हो जाएगा, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका मान सभी क्षण पर नियत रहता है। तो दोस्तों याद रखना जब कोई कण स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरता है तो यांत्रिक ऊर्जा का मान सभी क्षण पर नियत होता है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो शुरुआत में कम होती है फिर अधिकतम हो जाती है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है यूँ वो शुरुआत में अधिकतम होती है और नीचे आने पर उसमें कमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह के लिए हमें बताना है कौन सा कथन सत्य होता है। दोस्तों जो भू स्थिर उपग्रह होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, यानी वो होता है तुल्यकालिक उपग्रह, यानी कि जो उसका आवर्तकाल होता है वो पृथ्वी की आवर्तकाल 24 घंटे के बराबर होता है। दोस्तों यानी कि इसकी एक विशेषता है पृथ्वी के किसी बिंदु पर यदि लंबवत है तो यह हमेशा पृथ्वी के इसी बिंदु पर लंबवत होगा, क्योंकि जैसे जैसे यह बिंदु पृथ्वी के साथ यानी गति करेगा यानी कि घूर्णन करता है, पृथ्वी घूर्णन करती है, उसी के आवर्तकाल में यह उपग्रह भी आवर्त यानी कि घूर्णन करेगा। और उसकी जो कक्षा होती है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा होती है, यानी कि यह हमारा घूर्णन अक्ष होता है, ये भूमध्य रेखा होती है। जो भूमध्य रेखा होती है उसी के तल में यानी कि इसकी कक्षा होती है, इस कक्षा के अंदर यह गति करता है और इसका जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे होता है, यानी पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर। तो इस कारण यह पृथ्वी के किसी बिंदु पर हमेशा लंबवत होता है, क्योंकि जैसे जैसे यह बिंदु यानी पृथ्वी के यानी गति करता है, यानी मान लो कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाता है, कुछ समय बाद तो यह उपग्रह भी यानी कुछ समय बाद यहाँ जाएगा, और यदि यह यहाँ पर आ जाएगा तो यह यहाँ पर, यानी इसके ऊपर हमेशा लंबवत रहता है बूंदे के ऊपर। तो दोस्तों याद रखना जो भू स्थिर उपग्रह होती है उसकी जो कक्षा होती है वो भी स्थिर रहती है, यानी भूमध्य रेखा के जो तल के अंदर जो कक्षीय कक्षा होती है उसमें यह गति करता है, और इसका जो वेलोसिटी होती है वह भी स्थिर होती है। इसकी वेलोसिटी होती है 3.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होती है सॉरी दोस्तों। तो इसका जो भूमध्य यानी भू स्थायी उपग्रह होता है यानी जियो सैटेलाइट स्टेशनरी होता है उसका ध्रुवीय अक्ष स्थिर रहता है और चाल भी स्थिर रहता है। दोस्तों याद रखना इसकी कक्षा की जो ऊंचाई होती है वो पृथ्वी तल से 3600 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या के वर्ताकार पथ यानी पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है तो इस पर कार्य करने वाला विकेंद्रीय बल। तो दोस्तों याद रखना विकेंद्रीय बल यानी एफ का वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कोणीय त्वरण हमारा होता है ओमेगा स्क्वायर r, तो इस बल बराबर होता है हमारा ma। तो ए का मान यानी जो एल्फा या ए यानी त्वरण का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो अब विकेंद्रीय बल हो जाएगा हमारा विकेंद्रीय त्वरण के कारण हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को मथा जाता है तो इसके मक्खन अलग हो जाता है, इससे तो वह किस कारण होता है। तो दोस्तों याद रखना दूध से यदि मक्खन अलग होता है वो होता है अपकेंद्रीय बल के कारण, क्योंकि जब
दूध या दही को किसी मशीन के द्वारा मथा जाता है तो उसके अंदर अभिकेंद्री बल के कारण जो मक्खन हो जाता है वो दूध से अलग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखना, जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है वो कपड़े की धुलाई करती है, वो भी अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत के आधार पर करती है, यानी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही कपड़ों की सफाई होती है। तो उसका राइट आंसर भी अभिकेंद्रीय बल ही हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, यानी दोस्तों जब दो पिंडों के मध्य टक्कर होती है तो यानी यदि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर हो तो उसके लिए जो प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान होता है वो होता है 1। और दोस्तों यदि यह जो टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो तो उसके मान होता है 0। और दोस्तों यह टक्कर ये न तो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ हो न ही पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ, तो ई का मान छोटा होता है, ई का मान छोटा होता है 0 से, नहीं सॉरी 0 यानी 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। यानी पूर्ण अप्रत्यास्थ के लिए ई का मान होता है 0 और पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान होता है 1। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए इसका मान हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर के एक पिंड को पृथ्वी की सतह से NR ऊंचाई ले जाया जाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं स्थिति ऊर्जा का परिवर्तन होता है mgh, लेकिन दोस्तों याद रखना ये स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है यह तभी लागू होता है जब h का मान r की त्रिज्या में बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, यानी बहुत ही लेस देन हो, यानी कि h का मान r की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा हो तब ये फॉर्मूला लागू होता है। लेकिन h का मान अधिक होने पर जो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो याद रखना, वो होता है mgh अपॉन 1 + h अपॉन r, यानी ये फॉर्मूला होता है। और हमें दिया हुआ है h का मान nr दिया हुआ है, यानी बहुत अधिक है, तो यह फॉर्मूला यूज़ करेंगे। h की जगह यदि अपन nr रखते हैं तो हमारा हो जाता है mgnr अपॉन में 1 + NR अपॉन R। तो दोस्तों यहाँ से ये R से ये R कट हो जाएगा और इसको अपन अलग कर लेंगे, यानी mgr को अलग लिख लेंगे और ये जो n है इसको इधर लिख लेंगे और इसके डिवाइड में हो जाएगा 1 + n, ये हो जाएगा 1 + n। तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो हो जाएगा हमारा mgr n अपॉन में n + 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी mgr n अपॉन में n + 1, यानी जो हमारे फॉर्मूला होता है mgh अपॉन में 1 + h अपॉन r। इसके अंदर h का मान यदि अपन nr रखेंगे, यहाँ पर nr रख देंगे तो r से r कट हो जाएगा और mgr होगा यहाँ पर उसको अलग लिख लेंगे और ऊपर वाला n को 1 अपॉन n डिवाइड इसको अलग लिख लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, mgr कोष्टक में n × n + 1। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता की प्रवासों की निष्पत्ति का मान होता है, यानी दोस्तों प्रवासों की निष्पत्ति यानी जो पाइसन है, यानी पाइसन जो प्रत्यास्थ जो विकृति होती है उसका जो मान होता है दोस्तों वह ओनली एक अनुपात होता है, न तो इसकी विमा होती है न ही इसका मात्रक होती है। और इसकी जो मान होता है वो -1 से लेकर के 1/2 के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यास्थता में प्रवासों की जो निष्पत्ति होती है दोस्तों उसका मान याद रखना -1/2 से 1/2 होती है। यानी जो हमारा जो यानी कि पॉइसन जो स्थिरांक होता है उसका मान होता है हमारा अनुदैर्ध्य विकृति बटे अनुप्रस्थ विकृति, यानी दोनों विकृतियों का अनुपात होता है और इन विकृतियों का अनुपात न तो इसकी विमा होगी न मात्रक होगी, ओनली इसका एक मान होता है और इसका जो अनुपात का जो मान होता है वो होता है -1/2 से 1 से 1/2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट गन आधारित होती है, यानी दोस्तों जो पेंट गन होती है यानी जो कलर करने वाली जो मशीन होती है वह बर्नौली सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बर्नौली प्रमेय की है उसी के आधार पर यानी पेंट गन कार्य करती है। और दोस्तों कई बार पूछी जाती है यानी कि जो हमारे टेन होती हैं, यानी कि जो यानी कोई ग्रह पर यानी कि है जो टीन रखी जाती हैं वह भी यानी कि आंधी के कारण ऊपर उठ जाती हैं, वो किसके कारण उठती हैं, वह भी हमारी बर्नौली सिद्धांत के कारण उठती हैं। दोस्तों बर्नौली सिद्धांत की थ्योरी क्या कहती है, यानी जब किसी स्थान पर यानी वायु का वेग अधिक हो तो वहाँ पर उसका जो वायु दाब होता है वो निम्न होता है। तो यही इसका सिद्धांत हो, यानी जहाँ पर वायु का वेग कम होता है वहाँ पर वायु दाब कम होता है और जहाँ पर वायु की वेलोसिटी अधिक होती है वहाँ पर वायु दाब अधिक हो जाता है, तो वायु दाब कम हो जाता है। दोस्तों यदि वेग होता है वायु का अधिक तो वायु दाब होता है कम। इसी प्रकार जब आंधी चलती है तो हमारा जो नीचे
कमरा होता है तो कमरे के अंदर तो वायु स्थिर रहती है, तो वायु दाब अधिक होता है, लेकिन अंदर आंधी के कारण वायु की वेलोसिटी अधिक हो जाती है और उसका जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है। तो वायु दाब कम होने के कारण जो टिन होती है वो ऊपर उठ जाती है। तो दोस्तों याद रखना, जो पेंटगन होती है और जो हमारी छतों पर जो आंधी के समय टिन ऊपर उठ जाती हैं, वह दोनों बर्नौली सिद्धांत पर आधारित होती हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य का पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों द्रव्य का पृष्ठ तनाव किसके साथ परिवर्तित होता है? तो दोस्तों याद रखना, क्षेत्रफल का पृष्ठ तनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि टेम्परेचर के मान में वृद्धि की जाती है, जो पृष्ठ तनाव होता है उसके मान में कमी हो जाती है। क्योंकि जो पृष्ठ तनाव होता है वो एक पदार्थ के जो सहसंजक अणुओं के मध्य जो सहसंजक बल होता है उसके कारण पृष्ठ तनाव रहता है। और जैसे ही इसके अंदर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो अणुओं के मध्य अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी जो सहसंजक बल होता है उसका मान कम हो जाता है, जिसके कारण जो उस द्रव्य का जो फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव होता है, उसके मान में कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप के साथ घट जाता है पृष्ठ तनाव। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के एक ठोस में गोलाकार कोटर है, गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन, यानी दोस्तों हमें कोई एक धातु का एक ठोस गोला दिया हुआ है और उसके अंदर कोई कोटर है यानी कि है केविटी है। तो यदि इसको गर्म किया जाता है तो दोस्तों हम जानते हैं किसी भी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है और टेम्परेचर में वृद्धि के साथ उसमें एक्सपेंशन होता है, यानी उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों यदि इसके आयतन में वृद्धि होगी तो इसके अंदर जो कोटर होगा उसके वॉल्यूम में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसके कोटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय परिवर्तन में होता है, यानी जब समतापीय परिवर्तन होता है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तित होता है और क्या क्या नहीं। यानी दोस्तों समतापीय परिवर्तन है, यानी उसके अंदर ताप का मान स्थिर है तो उसके अंदर P और V के मान बदलते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर होता है उसका मान नियत रहता है। यानी समतापीय प्रक्रम के अंदर जो हमारी इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू, यानी कि P और V का मान नियत रहता है, यानी PV इज इक्वल टू nRT के अंदर T हमारा नियत हो जाता है और nR का मान पहले से ही नियत होता है, ये दोनों नियतांक है, यानी PV का मान स्थिर हो जाता है, नियतांक हो जाता है। यही हमारा समतापीय परिवर्तन में होता है, यानी समतापीय परिवर्तन के अंदर P और V के मान परिवर्तित होते हैं लेकिन जो ताप का मान होता है वह परिवर्तित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग का संचरण होता है। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो केवल ठोस में ही संचरण करती हैं, यानी द्रव्य और गैस के अंदर संचरण नहीं करती। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं मैं बता देता हूँ आपको। जिस तरंग में जो पदार्थ के कण होते हैं वो तरंग संचरण की जो दिशा होती है उसके लंबवत कंपन करते हैं, वह हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, यानी इस प्रकार से कंपन करते चलते हैं। जैसे ध्वनि की जो गति होती है वो दोस्तों हमारी इस प्रकार से गति होती है, कहीं पर इसका घनत्व अधिक हो जाता है और कहीं पर इनका घनत्व कम हो जाता है इन पदार्थ के कणों का। तो यह होती है हमारी अनुदैर्ध्य, ये होती है हमारी अनुप्रस्थ। तो दोस्तों अनुप्रस्थ के लिए हमें यानी प्रत्यास्थता के गुण की आवश्यकता होती है। पदार्थ में यदि प्रत्यास्थता का गुण होगा तभी उसमें अनुप्रस्थ तरंग का संचरण होगा। तो हम जानते हैं जो प्रत्यास्थता होती है वो केवल ठोस पदार्थ में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो केवल ठोस पदार्थों में ही होती है और अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो तीनों में होती हैं, यानी द्रव्य में भी होती है, ठोस में भी होती है और गैस में भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/4πε0 बराबर होता है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/4πε0 इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों एक हमें द्रव्य की बूंद दी हुई है, यदि उसको आवेशित कर दिया जाता है तो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति। दोस्तों यदि हम जानते हैं उसको आवेशित करेंगे यानी कि पॉजिटिव आवेश देते हैं, तो मानना कि यानी पॉजिटिव आवेश देने पर तो आवेश देते ही उसके सतह पर यानी पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं जब समान प्रकाश के आवेश होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल होता है, यानी उसके सतह पर पॉजिटिव आने के कारण यानी ये दो आवेश है पॉजिटिव उनके मध्य प्रतिकर्षण हो जाएगा उनकी, और इन दोनों पॉजिटिव के मध्य प्रतिकर्षण होगा, यानी यह बूंद यानी फैलने की कोशिश करेगी, यानी कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल होने के कारण जो इनकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, यानी कि बल्कि जो एक्सपेंशन की जो
इनकी जो प्रवृत्ति हो जाएगी वह उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी घट जाएगी, क्योंकि किसी बूंद को आवेशित करने पर उसकी सतह पर एक ही प्रकार का आवेश फैल जाएगा। यानी मानो नेगेटिव से करते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव आवेश आ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। और दो समान आवेशों के मध्य हम जानते हैं प्रतिकर्षण बल होता है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से जो बूंद है वो है फैलने की कोशिश करेगी, यानी जो सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति है उसके मान में डिक्रीज हो जाएगा, उसका मान यानी कि घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब किरचॉफ का बंद पास का नियम। दोस्तों हम जानते हैं किरचॉफ का बंद पास का नियम होता है वो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, यानी लूप नियम भी कहते हैं। और जो प्रथम नियम होता है उसको अपन संधि नियम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आवेश संरक्षण रहता है और उसका जो परिपथ चित्र बनता है वो इस प्रकार बनता है प्रथम नियम का। और किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वो लूप नियम होता है, यानी किसी बंद परिपथ के अंदर लागू होता है। तो दोस्तों यह लूप का द्वितीय नियम होता है वो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, और जो प्रथम नियम होता है वो होता है आवेश संरक्षण पर आधारित। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर यह बताया गया प्रथम नियम में तो कि किसी बिंदु पर यानी कि है जो आवेश होता है, यानी इनपुट और आउटपुट धारा होती है उसका मान स्थिर रहता है, यानी इस बिंदु पर आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो यह तो होता है आवेश संरक्षण पर आधारित, और जो द्वितीय नियम होता है वो होती है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों हमारा जो लेंज का नियम होता है वह भी ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित होगा। तो हम कह सकते हैं जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होगा यानी बंद पास का नियम होगा वह लेंज के नियम पर आधारित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि किरचॉफ का द्वितीय नियम भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है और लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो हम कह सकते हैं किरचॉफ का जो नियम होता है वो लेंज संरक्षण पर आधारित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर चालकों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा बह रही है, यानी एक चालक ये है और एक चालक ये है। तो इसके अंदर यदि ऊपर की ओर धारा बह रही है तो इसके अंदर नीचे की ओर। तो दोस्तों याद रखना, यदि दो यानी चालकों में समान दिशा में धारा बहती है तो उनके मध्य चुंबकीय बल के कारण जो चुंबकीय बल उत्पन्न होगा उसके कारण वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी एट्रैक्टिव फोर्स कार्य करेगा। यदि उनके अंदर यानी विपरीत दिशा में धारा बह रही हैं, एक के अंदर ऊपर की ओर दूसरे में नीचे की ओर, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपेल फोर्स लगेगा, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो ये दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली में चुंबकीय फलक से 100 वेबर से 50 वेबर 2 सेकंड में परिवर्तित होता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 60 ओम हो तो परिवर्तित धारा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो प्रेरण का सिद्धांत होता है तो उस प्रेरण के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ई, उसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर यानी d∅/dt। और हम जानते हैं जो हमारा धारा होती है I, उसका फॉर्मूला होता है V/R यानी E/R हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा d∅/dt इंटू 1/R। इसके अंदर इन तीनों का मान रख देंगे तो हमारा जो प्रेरित धारा होगी उसका मान निकल कर आ जाएगा। तो d∅ यानी फ्लक्स में परिवर्तन हमें 100 से 50 हो रहा है, यानी 50 है, और dt का मान यानी समय दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। और दोस्तों हमें प्रतिरोध का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60, तो 1/60 हो जाएगा। यदि अपन इसको हल करते हैं तो 0 से 0 निकल जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 5/1.2। तो दोस्तों 1.2 का अपन 5 से यदि अपन 1.2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 4.1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कण x = t+5 इनवर्स के अनुसार गति करता है तो दूरी x तथा t समय है तो कण के त्वरण अनुक्रमानुपाती होगा। यानी दोस्तों हमें बताना है जो त्वरण होगा वह किसके अनुक्रमानुपाती होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो दोस्तों हमें इसका विस्थापन दिया हुआ है, सबसे पहले अपन इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx/dt, तो हमें इसकी वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। इसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा इसका हो जाएगा -1/t+5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि दोस्तों यदि अपन dv/dx करते हैं dv/dt करते हैं तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाता है, तो वह प्राप्त हो जाएगा हमारा को 2/t+5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी क्यूब हो जाएगी, क्योंकि यदि इसका भी अपन अवकलन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2/1/t
T+5 है, इसको यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो इसको कोष्टक में इस प्रकार लिख सकते हैं, इसकी पावर 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि इसको खोला जाएगा तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर से कट जाएगा, ओनली हमारा बच जाएगा 2/T+5 का स्क्वायर। दोस्तों ये इसको इस माइनस लगा देते हैं, बाहर भी एक माइनस लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो मान हो रहा है -1/T+5, ये हम जानते हैं वेलोसिटी का मान है। तो यानी हमारा त्वरण बराबर हो जाएगा -2v⁴ हम इसके प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें निकल कर आ रहा है जो हमारा त्वरण होता है वेग की पावर 3/2 के समानुपाती होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो एल्फा समानुपाती हो जाएगा v की पावर 3/2 के समानुपाती हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि h मीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होगी। यदि दोस्तों हमें कोई समतल दर्पण दिया हुआ है और हमारी हाइट h है, तो हमारा संपूर्ण प्रतिबिंब यानी इसके अंदर देखने के लिए जो हमारी हाइट, जो इस दर्पण की हाइट होनी चाहिए वो कम से कम h/2 होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि इसकी दर्पण की हाइट हमारी हाइट की आधी होगी तभी हम अपना संपूर्ण दर्पण संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना, यदि आपकी ऊंचाई हाइट h है और इस आपका प्रतिबिंब आपको किसी दर्पण के अंदर देखना है और चोटी से लेकर के पैरों तक यानी संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो इस दर्पण की हाइट h/2 या h/2 से अधिक होनी चाहिए, तभी आप अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है। दोस्तों जो व्यतिकरण की घटना होती है वो सभी प्रकार की तरंगों में हो सकती है, यानी अनुप्रस्थ तरंगें और जो यानी अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, दोनों प्रकार की तरंगें व्यतिकरण की घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, जो हमारा ध्रुवण होता है, ध्रुवण ओनली जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वही प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों मैंने बताया है कि अनुप्रस्थ तरंगें और वे तरंगें होती हैं जिनके कंपन उनकी जो संचरण की जो दिशा होती है उसके लंबवत कंपन होते हैं, तो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। यदि तरंग संचरण की दिशा में उसके कंपन होते हैं तो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो हमारा जो व्यतिकरण होता है वो हमारी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य और अपरिगामी तरंगें तीनों प्रकार की तरंगें प्रदर्शित करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी सभी प्रकार की तरंगें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 100 ग्राम यूरेनियम 25 ग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इसका बताना है कितने अर्ध आयुकाल के बाद जो यूरेनियम है 100 ग्राम 25 ग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं यानी कि है अर्ध आयुकाल का मतलब है कि कितने समय में यह आधा हो जाता है। तो 100 ग्राम है तो वह प्रथम अर्ध आयुकाल में 50 हो जाएगा, और दोस्तों अब द्वितीय यदि अर्ध आयुकाल होगा उसके अंदर यह 25 ग्राम बच जाएगा, यानी पहले अर्ध आयुकाल में यह 50 ग्राम होगा और दूसरे अर्ध आयुकाल में 25 ग्राम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि दोस्तों आप फॉर्मूले से इसका मान निकालना है तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है Na=N01/2। यहाँ पर हमें हमारा दिया गया समय और यहाँ पर होता है अपॉन में अर्धायुकाल यानी T1/2। तो दोस्तों हमें इससे अपन T का मान निकाल सकते हैं। N हमें दिया हुआ है 100 और N0 का मान हमें 25 दिया हुआ है, और कोष्टक में अपन ये वाला लिख देंगे, और T½ का मान हमें दिया हुआ है। दोस्तों इन दोनों के मध्य में संबंध निकालना है, तो n के अंदर अपन N0 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4। ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की पावर T/T½ हो जाएगा, या 1/4 को अपन 1/2 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों की आधार समान है, तो घातों की तुलना करने पर हम पाते हैं T/T½ हो जाएगा हमारा 2 के इक्वल टू, यानी T बराबर हो जाएगा 2 × T½ यानी 2 अर्धायुकाल, यानी कि जो समय होगा यानी कि 2 अर्धायुकाल के बराबर समय में जो 100 ग्राम यूरेनियम है वो 25 ग्राम बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, और यदि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।